हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीपीएससी क्लासेस। यूपीपीएससी क्लासेस में आज हमारा जो टॉपिक है ये मंत्री परिषद का है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर जो पॉलिटी में देखा जाए सर्वाधिक क्वेश्चन की संख्या अगर जो पूछा जाता है तो लगभग मंत्री परिषद से ही पूछा जाता है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। पॉलिटी में विभिन्न टॉपिकों से क्वेश्चन पूछा जाता है और प्रायः डिस्क्रिप्टिव भी पूछे जाते हैं, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, यूपीपीएससी क्लासेस को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको प्राप्त होती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं मंत्रिपरिषद से और प्रायः देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रायः सभी परीक्षाओं में जैसे यूपी तक प्लस हुआ, पीसीएस हुआ, पुलिस हुआ, दरोगा हुआ और भी विभिन्न परीक्षाओं में यह क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। प्रायः अगर जो मंत्रिपरिषद को देखना है तो चलिए पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मंत्रिपरिषद क्या है? राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था का जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंत्रिपरिषद होती है। प्रायः इसको आप जानते रहिए, मंत्रिपरिषद राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था का मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंत्रिपरिषद होती है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है। यूपी तरफ +C में पूछा गया है, तो इसकी जगह पे ऑप्शन में राष्ट्रपति और उसके बाद में 2-3 ऑप्शन थे इसमें, तो इसमें आपको टिक करना है प्रधानमंत्री को। डिस्कस कर लेते हैं आगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में इसके बारे में संक्षिप्त सामान्य वर्णन किया गया है, लेकिन अनुच्छेद 74 यानी आर्टिकल 74 में मंत्रिपरिषद से संबंधित दिए गए हैं, जबकि अनुच्छेद 75 के में मंत्रियों की नियुक्ति का कार्यकाल, उत्तरदायित्व, तो मंत्रियों की अर्हताएं एवं शपथ और वेतन भत्तों के बारे में सारी डिटेल दिए गए हैं आर्टिकल 75 में। तो चलिए और भी डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं और जानते हैं मंत्रिपरिषद के बारे में। प्रायः मंत्रियों की अगर जो नियुक्ति की बात किया जाए तो कि अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स किस प्रकार से अपॉइंटमेंट इन लोगों को दिया जाता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, राष्ट्रपति करते हैं। यूपी +C में और पुलिस दरोगा हर जगह पूछा गया है, राष्ट्रपति करते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति। तब प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करते हैं, ये राष्ट्रपति ही करते हैं प्रधानमंत्री की सलाह से। और इसका तात्पर्य यह हुआ है कि राष्ट्रपति उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करता है जिनकी सिफारिश प्रधानमंत्री करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट करता है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री होता है लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है, तो वही जो रिकमेंड करेंगे राष्ट्रपति वही करेंगे। सामान्यतः लोकसभा या राज्यसभा से ही सांसद सदस्यों की मंत्री पद पर नियुक्ति होती है। कोई व्यक्ति सांसद की सदस्यता के बिना मंत्री पद पर शोभित हो सकता है, तो उसे 6 महीने के अंदर संसद के किसी भी सदन की सदस्यता लेनी होनी अनिवार्य है। प्रायः अगर जो आप किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं तो अब भी आप पद पे शोभित हो सकते हैं, मतलब बैठ सकते हैं। प्रायः आपको 6 महीने के अंदर किसी भी सांसद का सदस्य बनना इम्पॉर्टेंट होगा, बहुत ज़रूरी है। निर्वाचन से अथवा नामांकित से किसी प्रकार से आप निर्वाचन भी कर सकते हैं, निर्वाचन क्षेत्र से भी आ सकते हैं और निर्वाचित होकर भी आ सकते हैं, या फिर नामांकन के द्वारा आपको चुना जा सकता है। नहीं तो उसका मंत्री पद वहीं समाप्त हो जाएगा। 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ ये मैक्सिमम जो टाइम दिया गया है ये 6 महीने का है। इसके बाद में हम जानेंगे क्या क्या इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, अनुच्छेदों को जो डिस्कस करेंगे, क्योंकि अनुच्छेद से भी रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं डायरेक्टली परीक्षाओं में, आरओ वगैरह में पूछे गए हैं, जो यहाँ डीए वगैरह में डायरेक्टली पूछ दिए जाते हैं। तो इसमें आर्टिकल 77 हो जाएगा, जो भारत सरकार द्वारा कार्यवाहियों का संचालन करेगा, आर्टिकल 77 में। आर्टिकल 78 में प्रधानमंत्री के जो कर्तव्य वगैरह दिए गए हैं वो 78 में दिए गए हैं। यूपी +C, पुलिस दरोगा सब जगह पूछा गया है ये। और फिर उसके बाद में आर्टिकल 88 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहा, मैंने उसको आज केवल नोट किया है, आगे भी डिस्कस करेंगे लेकिन बहुत विस्तार से। चलिए आज बहुत संक्षेप में है, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं सदन में मंत्रियों के अधिकार, जो आर्टिकल 88 में दिए गए हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की 3 श्रेणियाँ होती हैं। तो 3 श्रेणी कौन कौन सी होती हैं? अर्थात कैबिनेट मंत्री होती हैं और राज्य मंत्री और उप मंत्री होती हैं। तो 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इन सभी मंत्रियों में शीर्ष स्थान पर प्रधानमंत्री होते हैं, जो सभी मंत्रियों के निर्णय लेते हैं तथा इनके शीर्ष स्थान पर रहते हैं। कैबिनेट मंत्री के बारे में चलिए डिस्कस कर लेते हैं और जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट उसमें क्या है। कैबिनेट मंत्री में ये केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालय जैसे गृह मंत्रालय, रक्षा और विदेश मंत्रालय आदि को प्रमुख जो होते हैं वो कैबिनेट मंत्री नियुक्त किए जाते हैं। ये प्रायः जो प्रधानमंत्री होते हैं उनके इर्द गिर्द ही लगे रहते हैं। जैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जैसे कपड़ा मंत्रालय हुआ या फिर और कोई मंत्रालय हुआ, तो वहाँ पे कैबिनेट मंत्री नियुक्त किए जाते हैं।
कैबिनेट केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण मामलों की और नीति निर्धारण का निकाय है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री जैसे ही बगल में रहते हैं पीएमओ ऑफिस, वहीं पे मंत्रियों को नियुक्ति की जाती है और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहते हैं उनको बहुत अच्छे मंत्रालय दिए जाते हैं। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। और ये जो दो प्रकार के मंत्री हैं, यानी कैबिनेट मंत्री के पहले ये राज्य मंत्री और उप मंत्री, ये क्या होते हैं, इनके बारे में भी डिटेल डिस्कस करेंगे। इसके बाद में हमारे आ जाते हैं राज्य मंत्री। इन्हें या तो मंत्रालय, विभाग या स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है, या कैबिनेट मंत्रियों से समृद्ध इनको संबंध करके रखा जाता है। उसके बाद में आ जाते हैं उप मंत्री। ये कैबिनेट मंत्रियों या राज्य मंत्रियों से संबंधित होते हैं तथा उन्हें प्रशासनिक, राजनीतिक और संसदीय कर्तव्यों तथा उनकी सहायता करते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कैबिनेट मंत्री के बाद में जो रहते हैं उप मंत्री रहते हैं, तो ये प्रशासनिक और राजनीतिक, संसदीय कर्तव्यों में इनकी सहायता होती है। तो और भी क्या क्या पॉइंट मैंने नोट कर रखे हैं, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। कभी कभी मंत्रिपरिषद में एक उप प्रधानमंत्री भी शामिल होते हैं। हो सकता है उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति अधिकतर राजनीतिक कारणों से की जाती है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट किया है इसमें क्या है, उप प्रधानमंत्री का है। संविधान में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे उप प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा की गई हो। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। उप प्रधानमंत्री देखो राजनीतिक कारणों से होता है, कुछ लोग उसमें भी विवादास्पद हो जाते हैं कि हमको प्रधानमंत्री नहीं नियुक्त किया गया, या फिर ये हुआ वो हुआ। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। इसमें दिक्कत यही हो जाती है कि आप इसमें सीधे सिंपल है कि राजनीतिक कारणों की वजह से उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, उसमें कोई उनको विशेष अधिकार नहीं दिया जाता है। इसके बाद में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आर्टिकल 74 को। इसमें राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए जो मंत्रिपरिषद का गठन होता है, तो आर्टिकल 74 के तहत है। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह से किसी भी अदालत में जांच नहीं की जाएगी। जो मंत्री उनको सलाह देते हैं, राष्ट्रपति को किसी भी अदालत में जांच नहीं की जाएगी, और राष्ट्रपति को पुनर्विचार करने के लिए मंत्रिपरिषद की आवश्यकता हो सकती है, और राष्ट्रपति पुनर्विचार के बाद भी इस सलाह के अनुसार कार्य करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आर्टिकल 74 में राष्ट्रपति को सलाह दी जाएगी मंत्रियों के द्वारा। सिंपल है, मंत्री अगर जो सलाह देते हैं राष्ट्रपति को, तो अच्छा ही सलाह देंगे, मंत्रिपरिषद उसी के लिए गठित की जाती है। तो इसमें पॉइंट क्या हो जाता है कि राष्ट्रपति उस सलाह को अस्वीकार भी कर सकता है या पुनर्विचार के लिए भी वापस कर सकता है। आप इसको जानते रहिए। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आर्टिकल 75। मंत्रियों के रूप में अन्य जो प्रावधान दिए गए हैं आर्टिकल 75 के तहत दिए गए हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पे की जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है। इसमें सिंपल कहना यही है कि आप जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति सिंपल फाउंड में इसको राष्ट्रपति करेंगे, और राष्ट्रपति करने के बाद जो प्रधानमंत्री बताएंगे जिन जिन मंत्रियों को, उनकी मंत्री राष्ट्रपति की सलाह, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति उनको सिंपल डिफाइन किया गया है आर्टिकल 75 में। सो डिस्कस करेंगे मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के लगभग 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। बस ये सिंपल रखा गया है, लेकिन समय समय आने पे इसको घटाया भी बढ़ाया गया है। अभी क्या प्रावधान है, यह प्रावधान 2003 के 91वें संविधान संशोधन जो किया गया था, इसमें जोड़ा गया था। 91वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, तो इसमें 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। सिंपल है, इसको आप जानते रहिए। एक अमेंडमेंट किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया गया है, एक बार शायद थीसिस में पूछा गया है 2012 और के बाद में घटना चक्र में आप देख सकते हैं। मंत्रियों के लिए यह जरूरी है कि वे संसद के सदस्य हों, लेकिन यदि संबंधित व्यक्ति संसद की सदस्यता के बिना मंत्री बनता है तो उसे 6 महीने के भीतर संसद के सदस्य होना पड़ेगा। ऐसा न होने की स्थिति में उसे अपना मंत्री पद छोड़ना होगा। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें भी वही 6 मंथ का प्रावधान है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद में आ जाता है आर्टिकल 77। भारत सरकार के कार्यों का जो संचालन होगा, राष्ट्रपति भारत सरकार की व्यवसाय से अधिक सुविधाजनक और मंत्रियों के बीच उक्त व्यवसाय के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। जो भी उसको इम्पोर्टेंट लगेगा उसी के अनुसार नियम बनेंगे। आर्टिकल 78 में क्या गया है, जो प्रधानमंत्री के कर्तव्य होते हैं उनको डिफाइन किया गया है कि क्या क्या उनको करना होता है, कर्तव्य के क्या क्या होते हैं। तो मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए संघ के प्रशासन और कानून के प्रस्तावों से संबंधित सभी निर्णयों की राष्ट्रपति को सूचित करेगा। सिंपल फाउंड है कि प्रधानमंत्री क्या क्या करेगा, कैसे करेगा, उसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप उसको राष्ट्रपति को जाके बताएंगे। तो इसी के बारे में आर्टिकल 78 में डिस्कस किया गया है। सिंपल है, आप इसको जाके बार बार देख सकते हैं,
और यमलक्ष्मीकांत की बुक में देख सकते हो कि बहुत डिस्क्रिप्टिव दिया गया है, लेकिन आप इसमें बहुत आराम से देख सकते हैं। परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है 77 और 78 यूपी ट्रिपल एससी में तो डायरेक्टली पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 88 में सदन के संबंधों में मंत्रियों के जो अधिकार दिए गए हैं उसी से रिलेटिव है। आर्टिकल 88 प्रत्येक मंत्री को किसी भी सदन का कार्यवाही, सदन में किसी भी संयुक्त बैठक और संसद की किसी भी समिति इसका वह सदस्य नामांकित किया गया जा सकता है कि कार्यवाहियों में बोलने तथा भाग लेने का अधिकार होगा, लेकिन उसे वोट देने का अधिकार नहीं होगा। सिंपल फॉर्म में है, जो इसके नियम और कानून के और मंत्रियों के क्या क्या अधिकार होते हैं सारे इसी में डिस्कस किए गए हैं आर्टिकल 88 के तहत। उसके बाद में हम देखेंगे इसमें मंत्रियों की क्या उत्तरदायित्व होती है मंत्रिपरिषद में। तो चलिए उसको डिस्कस कर लेते हैं। 2 पॉइंट मैंने इंपॉर्टेंट तरीके से यहाँ पे नोट कर रखा है, नोट डाउन है। तो चलिए सामूहिक उत्तरदायित्व क्या होती है। आर्टिकल 75 में स्पष्ट उसमें लिखा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे और सांसद के भी प्रति। इसमें सिंपल कहना है यही, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से मंत्री जितने भी होंगे लोकसभा के वो उत्तरदायित्व होंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट में कहा है व्यक्तिगत जो उत्तरदायित्व दिया गया है, मतलब पर्सनली जो उसमें उत्तरदायित्व की बात की गई है। आर्टिकल 75 में व्यक्तित्व उत्तरदायित्व के सिद्धांत से वर्णित है। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पे अपने पद पर बने रहेंगे, जिसका यह अर्थ है कि राष्ट्रपति किसी मंत्री को उस समय भी हटा सकता है जब मंत्रिपरिषद को लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त है। हालांकि राष्ट्रपति किसी मंत्री को प्रधानमंत्री की सलाह पर ही हटा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या कहा गया है, प्रधानमंत्री की सलाह पर। मैं इसको बताना चाहूँगा कि पीसीएस में अगर जो देखा जाए, पीसीएस में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर। हाँ, इसको आप जानते नहीं, पीसीएस और आरओ में भी पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए मैंने एग्जाम के पहले डिस्कस करना इंपॉर्टेंट समझा है। जाइए एग्जाम दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा है। तो दोस्तों यूपीपीएससी क्लासेस को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे द्वारा दिए गए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। तो चलिए डिस्कस करेंगे, अगले क्लास में भी हम लोकसभा या राज्यसभा के बारे में डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा।